So our next block is A House for Mr. Biswas written by V.S. Naipaul। ठीक है, जो ये V.S. Naipaul है ये एक तरह से इंडो त्रिनिदादियन मैन है। एंड इनका जो ये नॉवल है ना, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, ये भी वहाँ पर ही सेट है, त्रिनिदाद में ही। ओके, तो जो ये मोहन बिस्वास है इसकी कहानी है ये। एंड 1961 में पब्लिश हुई थी। एंड जो ये वी एस नाइपॉल है एक तरह से उनके फादर की कहानी है थोड़ी सी, तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ओके, चलो देखो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। जो ये मोहन बिस्वास है इसका जब जन्म होता है तो बड़ी ही अशुभ घड़ी में होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजर बताता है कि इसी लड़के की वजह से जो इसके माँ बाप है उन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, एंड इसे बोलते हैं कि पानी से इसे दूर रखना है आपको, अदरवाइज खतरा है। ठीक है, तो फिर एक बार ये ऐसे ही समुद्र के किनारे होता है एंड बहुत टाइम तक मिलता नहीं है। तो फिर इसके पापा को लगता है कि ये समुद्र में डूब तो नहीं गया कहीं, है ना, नदी तालाब टाइप होता है। तो वो उसमें छलांग मार देते हैं एंड वो वहाँ पे डूब के मर जाते हैं। तो जो ये एस्ट्रोलॉजर है ना, इनकी प्रोफेसी सही निकल जाती है। अब जैसे ही इसके फादर की डेथ होती है तो इनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी आ जाती है। ठीक है, तो इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। एंड ये जो विश्वास होता है सबसे छोटा बेटा होता है। ठीक है, एंड इसकी एक बहन होती है जो अच्छे खासे ठीक-ठाक घर में उसकी शादी हो जाती है, बट बाकी के जो 2 भाई होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते। तो ये जो विश्वास होता है ये काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है, कभी साइन पेंटिंग, कभी जर्नलिज़्म, कभी क्लर्क की नौकरी। ठीक है, तो ये सारा मतलब अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। फिर एक श्यामा तुलसी नाम की लड़की होती है, उससे ऐसे ही प्लेफुल तरीके में ये ऐसे शादी-शादी का गेम खेल रहा होता है, तो ऐसे उसे प्रपोज़ कर देता है। अब ये जो तुलसी की फैमिली है, श्यामा तुलसी की फैमिली है, द तुलसी फैमिली, ये ठीक-ठाक होती है, मतलब हम मिडिल क्लास से भी थोड़ा-सा इनमें बढ़िया मानेंगे कि अच्छी वेल्दी फैमिली होती है ये। ठीक है, तो ये इसका रिश्ता करवा देते हैं मोहन के साथ। तो मोहन जो है थोड़ा प्रेशर में आके श्यामा तुलसी से शादी कर लेता है, उसकी इच्छा होती नहीं है, श्यामा तुलसी को बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं करता। अब जब इसकी शादी हो जाती है तो ये क्या देखता है कि ये मोहन जो है श्यामा तुलसी के घर जाके रहने लग जाता है। एंड इनका बहुत बड़ा परिवार होता है, बहुत सारी लड़कियां होती है उसमें, 15-16, एंड एक बेटा भी होता है। ठीक है, तो इनका जो ये परिवार है ये कैसा सोच का है, ट्रेडिशनल है, पेट्रियार्कल है एंड ऑप्रेसिव अथॉरिटी है इनकी। ठीक है, इंडिविजुअल कोई फ्रीडम है नहीं आपको। तो जो ये मोहन हमारा विश्वास है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सफोकेटेड महसूस करता है, मतलब ऐसा लगता है उसका दम घुट रहा है, इतनी ज़्यादा रिजिड एक्सपेक्टेशंस है उससे। एंड बहुत ज़्यादा लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी है, तो उसे लगता है कि मैं यहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये लोग खुद भी उसको बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करते हैं, कई बार उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब कई बार उसको घर से बाहर निकाल लेंगे, कई बार वो वापस आ जाएगा, उसको बुला लेंगे, फिर निकाल देंगे, फिर वापस बुला लेंगे। तो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा ये चलता रहता है कि भाई ये मेरा घर नहीं है, कभी भी मुझे यहाँ से निकाल देते तो मुझे अपना घर बनाना है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा फेल्ड बिजनेस देखता है। ठीक है, और अपना जो घर बनाने का कोशिश है वो भी उसमें बहुत बार फेल होता है। ओके, एंड साथ ही साथ जो उसकी बीवी होती है उसके साथ भी उसके बहुत झगड़े चलते हैं कई बार। एंड तुलसी फैमिली में तो उसके जो बाकी के सारे बेटियों के दामाद होते हैं उनके साथ भी बहुत सारे झगड़े चलते हैं। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों में बहुत परेशान रहता है। फिर लास्ट में दिखाते हैं कि कैसे भी करके उसने बड़ी मेहनत से अपना एक घर खड़ा कर लिया है। एक आदमी जो उसके कलीग टाइप था, उस वो घर बेच के जा रहा होता है, लेकिन वो जो घर होता है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बहुत ही खराब बना होता है, छोटा होता है, एंड काफ़ी कर्जा भी वो ले लेता है अपने बहनोई से। मैंने बताया था ना इसकी बहन जो है अच्छे घर में गई थी। तो अब कर्जा भी ले लिया है, लेकिन इसे एक बात की सेटिस्फेक्शन है कि फाइनली जैसा भी है ये मेरा घर है। ठीक है, क्योंकि बिना घर के इसकी कोई इज्जत इसे लग नहीं रही थी, कि एक दूसरे ऊपर लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट फिगर की तरह रह रहा था सोसाइटी में, मतलब जैसे इसकी कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, अब फाइनल ईयर्स दिखाते हैं, इसकी काफ़ी यंग एज में डेथ हो जाती है, 46 ईयर्स में ही। बट इसके 4 बच्चे होते हैं, सबसे बड़ी बेटी का नाम सवी होता है। ठीक है, तो वो बड़ी मेहनती होती है, पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करने लग जाती है, तो थोड़ी-सी इनके पास उस चीज़ की वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है। बट जो ये मिस्टर बिस्वास है, अब इसने क्योंकि घर ले लिया तो ये ऐसा लगता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ कर दिया है फाइनली, जो उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मेरी तरह वो दर-दर नहीं भटकेंगे।
उन्हें कहीं से नहीं निकाला जाएगा, मेरी बीवी को कहीं से नहीं निकाला जाएगा। वो निभाता है, ये जो मिस्टर बिस्वास है ये काफी ज्यादा निभाने वाले लोगों में से होता है। ठीक है, लेकिन इसको 2 हार्ट अटैक आ जाते हैं, 2 हार्ट अटैक आ जाते हैं इस टाइम पे। तो क्या होता है इसकी, फिर लास्ट में डेथ हो जाती है, बट ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री डेथ होती है। ये सोचता है कि मैं जीत गया लाइफ में, कि मैंने अपना जो मेरा एक लौता ड्रीम था ना वो पूरा कर लिया। देखो एक तरह से हम लोगों के सक्सेस के मायने होते हैं हर इंसान की जिंदगी में, कुछ कुछ सबकी लाइफ में अलग अलग होता है। तो ज्यादातर लोगों की लाइफ का सपना होता है कि वो अपना एक छोटा सा घर बना सके, किसी का सपना होगा कि वो कार ले सके, है ना, किसी का सपना होगा कि वो सबसे बहुत बढ़िया जॉब ले सके जिससे वो बहुत सारा पैसे कमाए। तो इसने अपना सपना पूरा करके तभी ये इस दुनिया से गया, तो इसे बड़ी संतुष्टि थी इस बात की। अब इसकी थीम्स में क्या आ जाता है, देखो आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी भी दिखाई है इंडो त्रिनिदादियन कम्युनिटीज की, एंड फैमिली एंड पावर डायनेमिक्स भी दिखाई है, एंड द हाउस एज अ मेटाफर दिखाया कि ये तरह से डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड सेल्फ ओनरशिप को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, एंड इसमें नरेटिव टेक्निक क्या है, थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेशन है इसमें। ओके, एंड क्रोनोलॉजिकली ये पूरी लाइफ की स्टोरी दिखाई है मोहन बिस्वास की। इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, वुड यू एग्री दैट हाउस इज यूज्ड एज अ ट्रॉप इन नाइपॉल्स हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास? बिल्कुल भाई, हाउस जो है आइडेंटिटी, फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का एक तरह से सिंबलाइज करता है, स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस दिखाता है। तो वो हाउस क्या क्या चीजें रिफ्लेक्ट करता है वो आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ डायस्पोरिक नॉवल एंड कमेंट ऑन हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास एज अ नॉवल ऑफ डायस्पोरा। तो डायस्पोरिक नोवेल वो होता है जो एक तरीके से उन लोगों की जिंदगियां दिखाता है, आइडेंटिटी दिखाता है, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड कल्चरल कन्फ्लिक्ट दिखाएगा जो दूसरे देश में जाके रह रहे हैं। ठीक है, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके रह रहे हैं। तो इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ माइग्रेशन, रूटलेसनेस, नॉस्टैल्जिया, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड बिलोंगिंग। ओके, तो ये जो हमारा हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास है ये एक डायस्पोरिक नॉवल कैसे है, क्योंकि एक तो ये त्रिनिदाद में सेट है, ठीक है, जो इंडो कैरिबियन डायस्पोरा को एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस दिखाता है, एंड इट हाईलाइट्स कल्चरल डिस्प्लेसमेंट एंड एलियनेशन ऑफ इंडियंस इन अ कॉलोनियल कैरिबियन सोसाइटी। तो जो ये त्रिनिदाद है ना, ये भी कॉलोनाइजर्स के अंडर है, एंड ये सारे काफी सारे जो छोटे छोटे आइलैंड्स है एक तरह से कैरिबियन सोसाइटी से बोलते, कैरिबियन एरिया बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियंस है वो किस तरह से सफ़र करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, ये सारी चीज़ें बताया। तो डिज़ायर फॉर आइडेंटिटी, बिलोंगिंग एंड परमानेंस, ये चीज़ दिखाई है। सो जनरेशनल कन्फ्लिक्ट्स, कॉलोनियल टेंशन, हाइब्रिड कल्चरल आइडेंटिटी, ओके, डिग्निटी, स्पेस, सेल्फ डेफिनेशन, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। आपको थोड़ा सा ज़्यादा एलेबरेट करके लिखना पड़ेगा। ओके, आप एक एक लाइन में इसका मत आंसर लिखना, थोड़ा ज़्यादा एलेबरेट करके लिखना क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना। चलो नेक्स्ट इज, क्रिटिकली एग्जामिन द मैनर इन विच आयरनी एंड ह्यूमर आर यूज्ड इन हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। तो यहाँ पे देखो आयरनी किस तरीके से दिखाई है कि जो मिस्टर बिस्वास का ड्रीम है और हार्श रियलिटी है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, तो कई बार ये बहुत ही ह्यूमरस तरीके से दिखा देते हैं बहुत सीरियस चीज़ों को, जैसे पावर्टी, ऑपरेशन, डायस्पोरिक आइडेंटिटी स्ट्रगल्स। ओके, नेक्स्ट सैटारिकल ह्यूमर, मॉक्स कॉलोनियल अथॉरिटी, कॉमिक सिचुएशंस है, एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स है जैसे सेठ हो गया, तुलसी फैमिली के बीच में जो झगड़े होते हैं, एंड मिस्टर बिस्वास फ्यूटाइल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल विक्ट्रीज। Okay, next is, a house for Mr. Biswas reflects a changing Trinidad society in early 20th century। तो किस तरीके से त्रिनिदाद सोसाइटी का चेंज दिखाया है अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर। तो ये जो त्रिनिदाद का शिफ्ट है कॉलोनियल रूल से सेल्फ गवर्नेंस का, वो चीज़ दिखाई है, कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाई है, सोशल मोबिलिटी, ब्रेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, कॉलोनियल एरा क्लास, रेस एंड पावर डिविजन्स, चेंजिंग जेंडर रोल्स दिखाया है, ठीक है। एंड मिस्टर बिस्वास स्ट्रगल दिखाती है एस्पिरेशंस ऑफ द लोअर मिडिल क्लास इन अ ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडर्नाइजिंग त्रिनिदाद। एंड इसके अलावा देखो मैंने और क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं बट ये कम बार पूछे गए, इसमें कुछ तो रिपीटेड है। देखो आयरनी एंड ह्यूमर हो गया, मिस्टर बिस्वास एंड नोवेल ऑफ डायस्पोरा हो गया,
तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो गए एंड ये हमारा ब्लॉक 5 भी इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है कैरिबियन पोएट्री बाय डेरिक वॉलकॉट एंड एडवर्ड ब्रेथवेट। देखो इसमें ना मैंने कोई पर्टिकुलर आपको पोम या फिर कोई नॉवल कवर नहीं करी है, क्योंकि इसमें जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ उन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस को ही इसमें कवर करेंगे एंड बहुत ज़्यादा आपको देखना इसमें ही क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है मैंने वही कवर किया है इसमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्रूसोस जर्नल एज अ वर्क दैट री इंटरप्रेट्स लिटरेरी कैरेक्टर्स। तो जो हमारे डैनियल डेफो थे ना, डैनियल डेफो, उन्होंने एक वर्क लिखा था रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो। तो उसमें दिखाते हैं कि ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये ऐसे बोट के रास्ते, मतलब बोट से एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं बहुत सालों तक, एंड लास्ट में आके कॉलोनियलिज्म के बारे में भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया है, ठीक है। तो उनकी सर्वाइवल जर्नी है, वो क्या क्या करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे रहते हैं एंड वो जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं, एंड जो कैनिबल्स होते हैं वो खतरा बनते हैं तो उन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें इस स्टोरी के अंदर, इस नॉवल के अंदर बताई गई है डैनियल डिफो की रॉबिन्सन क्रूसो के अंदर, ठीक है। तो जो हमारी डेरिक वॉलकॉट है, ये दोबारा से इसको इंटरप्रेट करते हैं कि भाई इसमें जो है हमारे पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या क्या बताया गया है। हाँ, तो पोस्ट कॉलोनियल रिवीजन है ये एक तरीके से, एंड क्रूसो वन सेलिब्रेटेड एज हीरोइक कॉलोनाइजर। तो एक तरह से इसको कॉलोनाइजर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है कि हाँ अच्छा है तुम मास्टर हो ये सब, बट बाद में आके वो दिखाते हैं कि जिस इंसान को उसने कॉलोनाइज किया है, फ्राइडे होता है उस कैरेक्टर का नाम, उसको बहुत ह्यूमनली ट्रीट करता है, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, उसको अपने परिवारजन जो उसकी कॉलोनी होती है उसके पास पहुंचाने में भी मदद की जाती है, ठीक है। बट थोड़ा सा इसको यूरोसेंट्रिसिज्म के हिसाब से बताया गया है कि भाई यूरोप भी महान है, इस तरह का नोशन इसमें दिया गया है। ओके, तो क्रूसोस जो मॉरल है उसके ज़्यादा सुपीरियर बताए हैं एंड फ्राइडे के ऊपर अथॉरिटी दिखाई है, तो कॉलोनियल पावर रिलेशंस भी इसमें दिखाए गए हैं। तो जो ये क्रूसोस जर्नल है ना, ये एक तरह से पूरा उसको इंटरप्रेट करता है कि किस तरीके की खामियां हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें अच्छी दिखाई है, ठीक है। सारी चीज़ों को बारे में ये अच्छे से इस नॉवल को ना खोल के रख देते हैं एक तरह से। तो सप्रेस्ड वॉइसेस, इनजस्टिस ऑफ कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये कैलिप्सो वर्ड आपको कई बार क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। देखो अभी मैं आपको नीचे रिपीटेड क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, तो उसमें देखना ये कैलिप्सो बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये कैलिप्सो है क्या, एक तरीके से ना कैरिबियन फोक म्यूजिक फॉर्म है ये। ओके, कैरिबियन हमारी ना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ जॉइंट आइलैंड्स है, वहाँ पे पड़ता है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस म्यूजिक फॉर्म को यूज करते हैं, फोक म्यूजिक फॉर्म है ये कैलिप्सो। ओके, एक रिदमिक स्टाइल है एंड लिरिकल एनर्जी है। तो ये वॉलकॉट यूज करते हैं इसे ज़्यादातर अपनी पोम्स के अंदर। तो ऑरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस है, फोक ईडियम्स है इसमें, लोकल स्पीच रिदम्स है। ओके, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से बताना। कॉलोनियल रेजिस्टेंस की भी थीम्स है इसके अंदर, सटायर है, सोशल कमेंट्री है, एवरीडे लाइफ को पोर्ट्रे करता है। तो जो हमारी पोम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, इसके अंदर ये सारे कैलिप्सो के जो है फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें। ओके, तो कैलिप्सो के अंदर आपको ह्यूमर, आयरनी एंड ट्रेजेडी भी देखने को मिलेगी, जो वॉलकॉट के हमें पोम्स के अंदर भी देखने को मिलती है। एंड ये एक तरीके से नेटिव कल्चर को प्रिजर्व करने का तरीका है उनका। ओके, फिर सेम ऐसे ही कैलिप्सो की तरह आपको ये रास्ताफारियंस का भी नाम कई बार देखने को मिलेगा। तो ये जो रास्ताफारियंस होते हैं ये एक तरह से आइडियोलॉजी है, सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड रिलीजियस एंड सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट है। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है ये, जमाइका। देखो ये जगह आपको नाम याद रखनी है एंड कौन से मतलब डेकेड में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, 1930s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो ये क्या मानते हैं, जो अफ्रीका है ना वही उनका ट्रू होमलैंड है एंड ये वेस्टर्न ऑपरेशन को रिजेक्ट करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपने वो लोग देखे होंगे ना जो ड्रेड लॉक्स रखते हैं, रेगे म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एफ्रोसेंट्रिक आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, यही हमारे रास्ताफारियंस होते हैं। इसके बारे में आप चाहो तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर ये जो हमारा वर्क है विंग्स ऑफ अ डव,
ठीक है। ये किस तरीके से रास्ताफारियंस को हमें दिखाता है, ठीक है, कि किस तरह से उन्हें पोर्ट्रे करता है। तो रास्ताफारियन कैरेक्टर्स इसके अंदर दिखाए गए हैं, मार्जिनलाइज्ड रिबेलियस कल्चर दिखाया गया है, और जो जमाइका का कॉलोनियल एंड क्रिश्चियन एस्टेब्लिशमेंट दिखाता है। ओके, अपोजिंग द जमाइकाज कॉलोनियल एंड क्रिश्चियन एस्टेब्लिशमेंट। तो जो पोम है ये आइसोलेशन भी दिखाती है, रिजेक्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स दिखाती है, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड रिपेट्रिएशन टू अफ्रीका। जैसे हमारे देश ने जो जो चीज़ें जिस जिस चीज़ से गुजरा था ना, हमारे देश में अपनी अलग मूवमेंट्स हुई थी, है ना। तो ऐसे ही बाकी देशों में भी उनकी पर्टिकुलर मूवमेंट्स रही, लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट किए, जो कॉलोनाइजर्स थे उनको वहाँ से भगाया। तो वो कौन कौन सी मूवमेंट्स में क्या क्या चीज़ें टेक्स्ट यूज़ हुए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। लैंग्वेज, रिचुअल, सिंबलिज्म, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। तो द थ्री important historical movements that help create a hybrid Caribbean culture। तो जो ये कैरिबियन आइलैंड्स है ना, इसमें काफ़ी सारे आपको आइडेंटिटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वो कैसे, क्या क्या मूवमेंट्स ऐसे हुए कि इतनी सारी आइडेंटिटीज़ वहाँ पे एक साथ रहती है। तो एक तो हुआ था ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। इसमें क्या था, बहुत सारे अफ्रीकन्स को लाया गया था कैरिबिया में, एंड उन्हें जो है स्लेव की तरह यूज़ किया था। और उन लोगों ने कैरिबिया के अंदर आके अपना म्यूज़िक, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स, ये सारे बेसिकली वो ब्लेंड हो गए ना वहाँ पे जाके, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी तो हमारी ये अफ्रीकन्स की बन गई, जिनको लाया गया था स्लेव्स के तौर पे, ठीक है, कैरिबिया के अंदर। फिर यूरोपियंस आए थे वहाँ पे कॉलोनाइज करने के लिए, तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इन जगह के लोग भी मिल गए। क्रिश्चियनिटी आ गई वहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन, गवर्नेंस, ठीक है, ये अफ्रीकन्स के साथ मिल गए। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंडेंटरशिप फ्रॉम एशिया। तो भाई इंडियंस को, जो चाइनीज थे, इंडियंस एंड चाइनीज, उन्हें तो जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। ओके, बट उस टाइम तक स्लेवरी जो है अबॉलिश कर दी गई थी। देखो ये इंडियंस आए हैं 19th और 20th सेंचुरी में, एंड जो स्लेव ट्रेड हुआ था वो 16th एंड 19th सेंचुरी के बीच में हुआ है। तो जो हमारे इंडियंस है वो अपना रिलीजन लेके आए, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, फूड, फेस्टिवल्स, कस्टम, सेम ऐसे ही चाइनीज भी अपना कल्चर लेकर आए वहाँ पे। ओके, देखो मैंने आपको बताया था ना, ये जो कैलिप्सो वर्ड है कई बार आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कैरिबियन पोइट्री रिफ्लेक्ट रीजन्स कॉलोनियलिज्म, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ये अब अच्छे से आपका प्रिपेयर हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है द सॉलिड मंडाला, मंडाला बाय पैट्रिक वाइट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है, एंड इसमें क्या होता है, दो भाई होते हैं, वाल्डो एंड आर्थर ब्राउन। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ट्विन्स होते हैं, ये ट्विन ब्रदर्स होते हैं, एंड ये ऑस्ट्रेलिया में रह रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलियन टाउन होता है सरसा परीला। मैं बता दूं आपको, जो ये पैट्रिक वाइट है ना, ये हमारे बहुत ही फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ओके, तो इसमें क्या है, ये 4 सेक्शंस में दिखा है, बहुत ही छोटी सी इसकी कहानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये दोनों भाइयों की कैरेक्टरिस्टिक ही एक तरह से इसकी कहानी है। तो जो वॉल्डो ब्राउन होता है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, ज़्यादा हम बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट टाइप होता है, इमोशनली डिटैच्ड रहता है दूसरे लोगों से, बुकिश इंसान है, ज़्यादा लाइफ को इंजॉय नहीं करता, अपने आप में रहता है, ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। ओके, बट अपने इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के ऊपर इसे बहुत घमंड रहता है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। एंड इसे हमेशा अपने से कंपेयर करने के लिए इसका जो दूसरा भाई होता है आर्थर ब्राउन, वो दिखाई देता रहता है कि ये देखो कितना नालायक है, बच्चों की तरह हरकतें करता है, एंड इसको जीने का सलीका नहीं है, ये किताबें वगैरह नहीं पढ़ता। तो वॉल्डो बहुत ही, जैसे ऐसे नहीं कहते, अपने आप में खुद को बहुत कुछ समझने वाला, ठीक है, इंटेलिजेंट है। बट दूसरी तरफ हमारे पास आर्थर ब्राउन है, जो बहुत ही लाइवली है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुशमिजाज इंसान है, बहुत सिंपल तरीके से सोसाइटी में जीता है, सबसे बातचीत करता है, जेंटल है, काइंड है, चाइल्ड लाइक है, बच्चों की तरह बिहेव करता है, बट दिल का बहुत ज़्यादा साफ है, किसी के लिए कोई हार्श फीलिंग्स बिल्कुल नहीं रखता है। ओके, एंड एक तरीके से इसी के अंदर हमें स्पिरिचुअल विजडम दिखाई देती है। ओके, ही वर्क्स एज अ लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये एक लाइब्रेरी असिस्टेंट की तरह काम करता है, वहाँ पे ना अपने काइंडनेस की बहुत ज़्यादा एक्ट्स परफॉर्म करता है, एंड जेन्युइन कनेक्शंस बना के रखता है दूसरे लोगों से। तो इसके साथ इसकी जो कंपनी होती है, लोगों को वो बहुत पसंद आती है। एंड इसका जो टाइटल है ना, द सॉलिड मंडाला,
वो कहाँ से रखा गया है, जो मंडाला है ना ये हमारी एक तरह से पेंटिंग की फॉर्म होती है। ठीक है, हम जो ड्राइंग करते हैं ना तो सिंबॉलिक डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं सर्कुलर सर्कुलर से, आप सर्च करके देखना। तो ये हमारे हिंदुज्म एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी को भी दिखाती है कि किस तरीके से हमारी होलनेस है। ओके, तो जो ये आर्थर है, आर्थर ब्राउन, ये भी अपनी पॉकेट में मार्बल्स रखता है जिसको ही मंडाला बोला गया है। तो वही एक तरह से क्या सिंबलाइज कर रहा है, पीस, बैलेंस एंड स्पिरिचुअल इंसाइट, कि भाई हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल होना ही सब कुछ नहीं होता। यू हैव टू गॉट टू नो अबाउट एवरीथिंग, लाइक आपको लाइफ के बारे में, उसे जीना कैसा है, उसको एंजॉय कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। बाकी सब तो फिजूल है। ठीक है, तो क्लाइमेक्स में क्या दिखाते हैं कि ये जो आर्थर का कैरेक्टर है ना, ये एक्चुअली स्पिरिचुअली जीत चुका है, कि इसको ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड विजडम मिली है रियल में। ओके, एंड जो दूसरा भाई होता है वॉल्डो, वो थोड़ा सफोकेशन में जीता है, एक तरह से जिसके कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन में जीता है, कि उसको वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। एंड जो ये नॉवल है, इसकी शुरुआत ही कहाँ होती है कि ये दोनों भाई जो है बूढ़े हो चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड ये अपने अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, फिर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, फिर इनको भी समझ में आता है दैट व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग। ओके, तो इसकी थीम्स क्या है, डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर दिखाया है, आइसोलेशन वर्सेस कनेक्शन, वॉल्डो का डिटैचमेंट होता है एंड आर्थर के अंदर हमेशा एम्पैथी रहती है। सो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ की इंटेलेक्चुअल प्राइड वर्सेस स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस, होलनेस एंड मंडाला सिस्टम सिंबल, सॉरी। ओके, सोशल जजमेंट दिखाई गई है कि आर्थर को जो है बहुत ज़्यादा ही सिंपल दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में वो ज़्यादा अच्छे से ज़िंदगी जीना जानता है। फिर इसकी जो नैरेटिव टेक्निक है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ की गई है, कि भाई इंसान के दिमाग में ही जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स होता है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, दोनों भाइयों की साइकी बताई गई है। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी, ये रिफ्लेक्ट किया गया है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। कैरेक्टराइजेशन के ऊपर आपको कमेंट करना है। तो दोनों भाई किस तरीके से एक दूसरे से अलग थे, एक ज़्यादा इंटेलिजेंट था, एक सिंपल माइंडेड था, तो वो सब आप लिख देना, मैंने अच्छे से अभी बता दिया आपको। ओके, इसमें दो कैरेक्टर्स और भी है, मिसेस पॉल्टर एंड डल्सी फिंस्टेन। ये इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स नहीं है ये, बट ये एक तरह से हमें दिखाते हैं कि बाकी सोशल कल्चर जो चीज़ें चल रही है उसमें क्या क्या है, ऑस्ट्रेलियन सबर्बन लाइफ दिखाई है। ओके, तो मंडाला क्या होता है, वो किस तरह से सिंबलाइज करता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मिथ्स एंड सिंबल्स के यूज़ कैसे किया गया है इसमें, ये आपको बताना है। तो सारे पॉइंट्स आप लिख देना, होलनेस, रेशनैलिटी एंड इमोशनल, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर वुड यू लोकेट पैट्रिक वाइट विद इन द ट्रेडिशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन फिक्शन। तो ऑस्ट्रेलियन फिक्शन में भाई हमारे पैट्रिक वाइट के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, कि इन्होंने फिलोसफिकल नरेटिव्स दिया है, साइकोलॉजिकल, सिंबॉलिक। ठीक है, तो जितना भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो आप मेंशन कर सकते हो, एंड किस तरह के इन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पोर्ट्रे करी है। एंड इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में 1973 में, ये ज़रूर इनका मेंशन कर देना आप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिव अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द नैरेटिव फॉर्म इन द सॉलिड मंडाला। मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसमें दोनों भाइयों की साइकी दिखाई गई है। ठीक है, एंड कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज दिखाई गई है, इंटेलेक्चुअल वर्सेस इमोशनल, एंड नॉन लीनियर तरीके से दिखाया गया है। शुरुआत होती है इनके बुढ़ापे से, फिर इनके बचपन को एंड इनकी जवानी के दिन भी दिखाए जाते हैं। ओके, फिर ये सारे क्वेश्चंस है, देखो कि पैट्रिक वाइट को हम ऑस्ट्रेलियन कैनन कैसे मानते हैं, कि पैट्रिक वाइट का ना ऑस्ट्रेलिया में क्या कंट्रीब्यूशन है एज अ राइटर, एंड ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी उनके जो वर्क्स है कितने ज़्यादा मतलब महान है। कैनन मतलब हम बोल सकते हैं जो बहुत किसी का महान वर्क होता है ना, वो। ठीक है, फिर आपको थीम्स बतानी है, थीम्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। फिर इनसाइडर आउटसाइडर, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, इनसाइडर आउटसाइडर डायनामिक्स इन द सॉलिड मंडाला। ठीक है, वेरियस डुअलिटीज, कि भाई दो दो तरीके के हमें अलग अलग, जैसे एक सिक्के के दो वो होते हैं ना पहलू, वो दिखाए गए हैं। myths and symbols already discussed, and aborigines an integral part of the Australian national identity। तो एबोरिजिन्स कौन होते हैं, जो एक्चुअली वहाँ के नेटिव लोग होते हैं, इंडिजिनस लोग होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले होते हैं शुरू से। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ये ब्रिटिशर्स ने रूल किया।
ठीक है, तो बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलियंस थे ना, उनके बच्चों को भी इन्होंने ले लिया कि उनकी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। ये भी एक तरह का ना जेनोसाइड ही होता है, मतलब इनडायरेक्ट वे में, कि भाई आप उस पूरी जनरेशन को आपको खत्म करना है ना, तो उनके पूरे के पूरे कल्चर को मार दो, उनकी कोई आइडेंटिटी मत रहने दो, सबको अपने जैसा बना लो। अब हमें ये पहचानने में बड़ा मुश्किल होगा आज के टाइम पे कि कौन एक्चुअल एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन है और कौन जो है ब्रिटिशर्स है वहां पे। ठीक है, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी इतनी ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर हो गई है। तो ऑस्ट्रेलियंस का जो अपना प्योर कल्चर था, जो उनका शुरू से उनकी अपनी आइडेंटिटी थी, वो नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कमेंट करना है इस चीज़ के अंदर। सो आई होप आप ये वाला जो ब्लॉग है ये भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। तो हमारा लास्ट ब्लॉग है द स्टोन एंजल, रिटन बाय मार्गरेट लॉरेंस, जो कि हमारी कैनेडियन राइटर है। ठीक है, तो इसको लिखा था 1964 में। एंड जो स्टोन एंजल है एक तरह से सिंबॉलिकली यूज किया गया है। इसके पीछे की कहानी क्या है इस नॉवल के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो नॉवल है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, एक तरह से एक 90 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसकी कहानी दिखाई गई है, जो बहुत ज़्यादा अपने फ्लैशबैक्स में चली जाती है, पास्ट में बहुत ज़्यादा जीती है। मतलब अपने पास्ट में हुए उसके साथ जो भी बुरे बर्ताव को याद करती है, अपने बुरे टाइम को बहुत ज़्यादा याद रखती है। बट बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे खड़ूस औरत है, मतलब उसको पिघलाना आसान नहीं है बिल्कुल भी। ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा अपने नेचर से, मतलब बिल्कुल भी झुकती नहीं है किसी के आगे भी। मरने को हो रही है एकदम, इसके एक पैर कब्र में है, पर फिर भी इसके अंदर बिल्कुल इतनी अकड़ है। आपको पता चलेगा स्टोरी को जान करके। ठीक है, वो सब क्यों है, कहाँ से आया है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो जो हमारी ये 90 ईयर ओल्ड लेडी है, इसका नाम क्या है, हैगर क्यूरी शिपली। यही नरेटर है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ओवर प्राउड है एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन है। इसको लगता है ये सब कुछ कर सकती है, मतलब इतनी एज में आके भी इसे लगता है ये सब कुछ कर सकती है, खुद कर सकती है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की इसको जरूरत है नहीं। ओके, तो जो ये मार्विन है एंड ये डोरिस, ठीक है, मार्विन एंड डोरिस हर हस्बैंड एंड वाइफ। तो मार्विन इसका बेटा है। ओके, एंड जो ये हैगर है ये इन्हीं के साथ रहती है। बट इसे लगता है ये कभी भी इसे घर से निकाल देंगे एंड नर्सिंग होम में डाल देंगे। तो ये बहुत शक की नज़रों से देखती है इन दोनों को, मतलब इनके प्यार को महसूस ही नहीं करती। वो लोग इज्जत करते हैं इसकी, रिस्पेक्ट करते हैं इसकी, केयर करते हैं कि तुम इतनी एजड हो चुकी हो, तुम्हें अब डॉक्टर्स की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, तो तुम अपनी जिद छोड़ के डॉक्टरों के पास जाया करो। इतना भी बोल देते हैं ना तो ये चिढ़ जाती है बहुत ज़्यादा उनसे। एंड इसका एक और बेटा था जॉन, जिसको इसने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इनफैक्ट मार्विन से बहुत ज़्यादा इसको प्यार करती थी, इसको समझती थी कि ये है मेरे जैसा जो मुझे रिफ्लेक्ट करता है। बट जॉन जैसे जैसे ये बड़ा होता है ना, ये इसे धोखे देने लग जाता है अपनी माँ को, इनफैक्ट छोड़ के भी चला जाता है। एंड फिर जब इस जॉन की यंग एज में ही डेथ हो जाती है, उस टाइम पे हमारी जो ये हैगर क्यूरी है, जो जॉन की माँ है, ये बिल्कुल ऐसे इमोशनलेस हो जाती है। जब किसी औरत का अपना बेटा गुजरता है तो वो कितना रोती है, कितना बिलकती है। बट यहाँ पे हैगर क्यूरी को बिल्कुल कुछ महसूस नहीं होता, जैसे मानो ये एक स्टोन एंजल की तरह बन गई हो। किसकी तरह बन गई हो, एक स्टोन एंजल की तरह। जो एंजल तो है पर पत्थर की मूर्ति है, तो उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये स्टोन एंजल हैगर क्यूरी का जो बचपना था, उसका जो घर था बचपन में, उसके घर के पीछे ही एक ग्रेवयार्ड था, एक कब्रिस्तान था, उसमें थी ये स्टोन एंजल। ठीक है, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कि हैगर क्यूरी इतनी ज्यादा इमोशनलेस बन जाती है अपने बेटे की डेथ पे। तो इसका जो बेटा है इसे धोखा दे देता है, कई बार बहुत ज्यादा बड़े धोखे दे देता है, जिससे इसका दिल टूट जाता है। ये बहुत प्यार करती थी जॉन को, पर जॉन ने इसे बहुत ज्यादा बुरी तरह धोखे दिए। तो होता ये है कि जब ये हैगर छोटी सी होती है ना, अपने पापा के साथ रह रही होती है, इसकी माँ की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है इसको जन्म देते ही। अब ये मदरलेस डॉटर है। ठीक है भाई, तो जो इसका पापा है इस बहुत ज्यादा घमंडी था। ठीक है, सक्सेसफुल शॉपकीपर था, बट बहुत ज्यादा ये भी खड़ूस था, अकड़ू था एक नंबर का, एंड अपने बच्चों को बहुत मारा पीटा करता था। एंड अपने हिसाब से उनकी लाइफ तय करता था कि तुम कहाँ बैठोगे, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करोगे लाइफ में। तो एकदम ऐसे कैदी बना के रखता था, इन लोगों को जकड़ के रखता था। तो जो ये हैगर है ये भाग जाती है घर से एंड ये ब्रैन शिपली से शादी कर लेती है। पहले इसका नाम सिर्फ हैगर क्यूरी होता है,
ब्रायन शिपली से शादी करने के बाद इसका नाम हो जाता है हैगर क्यूरी शिपली। और ये जो ब्रैम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है, ठीक है? और इसे रहने का ढंग बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ऐसे फार्मर है, बट बहुत ही बेहुदा तरीके से रहता है। तो ये हैगर क्यूरी और इसकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती है। ब्रैम इसे पसंद नहीं करता हैगर को ज़्यादा, मार-पीट भी देता है इसे और बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है। बट हैगर सोचती है यही है मेरी किस्मत है, अब ठीक है जो भी है, उसकी केयर भी करती है। पर एक दिन बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो ये भाग जाती है इससे भी, ब्रैम को छोड़ के भी भाग जाती है अपने बेटे जॉन के साथ। ब्रैम के ऑलरेडी पहले से ही काफी बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये काफी एजेड आदमी होता है। एंड हैगर काफी कम उम्र में इससे शादी कर लेती है। इसकी शादी का रीजन क्या होता है कि जो इसका बाप था ना, ये जेसन क्यूरी, इसको दिखाने के लिए कि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊंगी। बट इसे क्या पता था कि यहाँ पे भी सिचुएशन वैसी सी ही निकलेगी जिस जिंदगी को ये छोड़ के भाग के आई थी। अभी अपने बेटे के साथ, जॉन के साथ, किसी ऐसे बड़े घर के अंदर मेड के सर्वेंट की तरह काम करने लग जाती है। पर वहाँ पे भी इसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ही रहती है, मतलब इतनी जल्दी स्टेबिलिटी नहीं आती। तो ये जो जॉन है, ये बड़ा गुस्सा करता है अपनी माँ के ऊपर, तुम क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ पे? मैं अपने बाप के पास ही अच्छा खासा रह रहा था, वहाँ पे हमारा अपना घर था और मुझे सारे ऐशो आराम थे, सब कुछ था। तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये हैगर को छोड़ के जो है भाग जाता है, अपने बाप के पास चला जाता है। तो हैगर का दिल टूट जाता है ये चीज जान के। एंड ये जॉन है, ये बिल्कुल बिगड़ चुका है अपनी लाइफ में। मतलब जो भी सारी गलत हरकतें थी वो सब करता है ये, ठीक है? अब जॉन जो है एक बार हैगर के पास आता है वापस ये बताने के लिए कि जो तुम्हारा पति है ब्रैम बहुत ज्यादा बीमार है एंड मरने की कगार पे है। तो हैगर ना आव देखती है ना ताव, ये भागी भागी जाती है ब्रैम के पास कि भाई मरते दम तक, मरने के टाइम पे तो कम से कम मैं तुम्हारी चलो अच्छे से सेवा कर लूं। ये सेवा करती है काफी ज्यादा। जॉन को भी ऑब्जर्व करती है कि ये जो जॉन है एक और लड़की को लेके आ गया है, जो जो भी इसकी तरह ही है, बदतमीज सी है, ठीक है? एंड ये भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है हैगर के साथ, गालियां भी देता है उसे, बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करता है। ये तो भूल ही जाता है कि ये मेरी माँ का रिश्ता रखती है मेरे साथ, मेरी माँ ही है, सगी माँ है। एंड जो ब्रैम है, उसे कभी रियलाइज नहीं होती हैगर की वैल्यू, तो वो मर जाता है फाइनली। तो एक टेंशन तो जो है खत्म हो जाती है। दूसरी टेंशन बची जॉन। जॉन का भी एक बार ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाता है, ये लोग ट्रक से किसी से तो टकरा दे जाते हैं एंड ऐसे हाईवे पे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। जो वो लड़की थी ना जॉन के साथ, उसकी भी डेथ हो जाती है, वो टेंशन भी गई। बचा जॉन। जॉन जो है बहुत ज्यादा इंजर्ड है, बहुत घायल हो चुका है। तो इसको जो है अब अपनी माँ याद आ रही है कि मुझे मेरी माँ मिल जाए तो अच्छा हो। बट ये हॉस्पिटल में है, हैगर मिलने आती है इससे, बट ये यहाँ पे अपना दम तोड़ चुका होता है। अब हैगर के आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता, ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, लाइक द स्टोन एंजल, जो कि एक स्टैच्यू है क्यूरी फैमिली की सिमेट्री में, ठीक है? सिंबॉलिक ऑफ हैगर्स प्राइड एंड अनयील्डिंग नेचर। तो आई होप आपको इतनी सी स्टोरी ये समझ में आ गई हो। लास्ट में क्या दिखाते हैं, हमारी जो ये हैगर क्यूरी है ना, ये अपने दूसरे बेटे मार्विन एंड उसकी बहू, उसकी जो बीवी है डोरिस शिपली, उनके साथ रहती है। इन दोनों का नेचर बहुत अच्छा है। ये हैगर को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। बट हैगर का, क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत नेगेटिव रहते हैं, तो हैगर का बिहेवियर इन दोनों के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जो फैमिली ड्रामा होता है ना प्रॉपर, वही चीज चल रही है यहाँ पे कि भाई एक इंसान ने मुझे मिसट्रीट किया तो मैं दूसरे को मिसट्रीट करूंगी। मेरे बिहेवियर की वजह वो थे, अब मैं इनको गलत तरीके से ट्रीट करूंगी। तो यहाँ पे हैगर भी गलत होती है, ठीक है? तो ये देखो मैंने सारे मेजर इवेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। मैरिज इज अनहैप्पी, कंट्रोलिंग एंड वेल्दी फादर, ठीक है? फेवर्स हर सन यंग जॉन मोर देन अदर वन, मार्विन डिसरिगार्ड मार्विन, ओके? तो स्टेबलनेस रहती है इसके अंदर। एंड जब डॉन मर जाता है तो दिखाते हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है, इसको ये फाइनली जो इसका बेटा है और बहू है, ये मना लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं भाई तुम्हें नर्सिंग होम जाना ही पड़ेगा वरना तुम मर जाओगे। कैंसर हो जाता है हैगर को। तो उसे भी रियलाइज होता है कि चलो ठीक है भाई, चलते हैं हम हॉस्पिटल, चलते हैं। वहां पे भी ये अपना घमंड तोड़ती नहीं है। जो नर्स होती है वो बोलती है कि तुम्हारे हाथों में जान नहीं बची है, आओ पानी मैं पिला देती हूँ, तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो बोलती नहीं, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप करूंगी ये सारी चीजें। तो घमंडी होती है काफी ज्यादा, या फिर यूं कहें कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने वाली होती है। अब जब इसकी मौत बहुत ज्यादा पास आ जाती है ना,
तो इसका जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, इसे सब समझ में आता है कि एक्चुअल में ये जो मेरा बेटा है मार्विन, मैं इसे बहुत गलत समझा करती थी। यही तो है मेरा अपना एक्चुअल बेटा, जिसने मेरे को माँ की तरह ट्रीट किया है और मुझे वाकई में रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, ये बहुत मेहनत भी करती है हैगर अपना घर बनाने में। मैंने बताया था ना, ये ब्रैम को छोड़ के भाग जाती है तो और ज़्यादा इसके ऊपर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। पर बहुत मेहनत करती है, अपना घर बनाती है, तो इसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये जो मार्विन है और उसकी बीवी है उसे घर से निकाल देंगे किसी ना किसी दिन। उसी के मेहनत से बनाया हुआ घर से ही उसे निकाल देंगे, तो इसे डर सताता है इस बात का। लेकिन इन लोगों का बिहेवियर लास्ट में आके इसे समझ में आता है कि नहीं, यही मेरा अपना बेटा है, तो फाइनली वो उसे माई ओन सन कह के बुलाती है, जो बहुत रेयर मोमेंट होता है उसकी लाइफ का, क्योंकि वो किसी के साथ भी इतनी टेंडरनेस, इतनी एक्सेप्टेंस दिखाना अब पसंद नहीं करती लाइफ में, इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो यही है इस सारी स्टोरी, पूरी नोवेल की स्टोरी, कि किस तरीके से उसका एक हृदय परिवर्तन हो जाता है मरने से जस्ट थोड़ी देर पहले। ओके, तो इसकी थीम्स क्या क्या है? प्राइड एंड स्टबर्ननेस, एजिंग एंड मोर्टैलिटी, फैमिली एंड जनरेशनल कन्फ्लिक्ट, रिग्रेट एंड रिडम्पशन, द सिंबोलिज्म ऑफ द स्टोन एज। एंड नरेटिव टेक्निक क्या है? फर्स्ट पर्सन नरेशन है एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाई गई है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आ जाता है, एलिब्रेट ऑन द वेरियस रोल्स असाइंड टू द स्टोन एंजल इन द नॉवल ऑफ स्टोन एंजल। तो भाई इसका सिंबॉलिक आपको दिखाना है कि किस तरीके से यूज हुई है। सिंबल ऑफ प्राइड है, रिमाइंडर ऑफ डेथ है ये, इमोशनल कोल्डनेस दिखाई जाती है, फैमिली लेगेसी, मोटिव ऑफ आइसोलेशन एंड एजेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। डज द पास्ट हैव एनी सिग्निफिकेंस फॉर हैगर शिपली इन द स्टोन एंजल? बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है भाई, उसकी पूरी आइडेंटिटी ही उसकी मेमोरीज के अराउंड शेप हो रखी है। ठीक है, मेमोरीज ऑफ मिस्टेक्स, शिफ्टिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये जब 90 ईयर्स की हो गई है, इतनी बूढ़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में ही सोचती रहती है, उसके बारे में सोचते सोचते खोई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू कंसिडर हैगर टू बी अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ मदरलेस वुमेन? यस, बिल्कुल भाई। अगर उसकी माँ ज़िंदा होती तो शायद उसका नेचर बहुत ज़्यादा अलग होता, वो इतनी ज़्यादा स्टिफ ना होती, इतनी ज़्यादा स्टबर्न ना होती अपने नेचर में। उसके अंदर और ज़्यादा टेंडरनेस आती है ना, एक्सेप्टेंस होती, अंडरस्टैंडिंग होती बिहेवियर में। तो ये सब चीज़ें नहीं थी, वो तो बड़ी कोल्ड थी, एक्सप्रेशनलेस थी, लाइक द स्टोन एंजल। ओके, स्टोन एंजल एज अ नॉवल ऑफ अवेकनिंग। तो इसमें पूरी आप हैगर शिपली की जो है स्टोरी बता सकते हैं कि किस तरीके से वो बचपन से उसने इतना सब कुछ देखा होता है, धीरे धीरे वो एकदम रिजिड बन जाती है। फिर लास्ट में आते आते उसे पता चलता है कि नहीं भाई, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबको एक पैमाने पे रख के नहीं देखना चाहिए। जो मेरे अपने हैं उन्हें अपनाना भी चाहिए। ठीक है, जो फाइनल सीन होता है हॉस्पिटल में विद डोरिस, डोरिस को भी वो अपना लेती है अपनी बहू के तौर पे, बहुत प्यार देती है फिर उसे भी, पर अब क्या फ़ायदा, बहुत लेट हो चुका होता है। बट आंसर में आपको क्या लिखना है कि हाँ भाई, ये बिल्कुल मोरल अवेकनिंग दिखाता है। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थीम्स बता देना। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्गरेट लॉरेंस, पास्ट, बेसिकली पास्ट को बताना है, ये अभी हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, थीम दोबारा से पूछा गया, थीम थीम को बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाना। यहाँ पे आपका जो है ये पूरा मैग 8 मैंने कवर कर दिया है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले अपने एग्ज़ाम में। ओके, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।